Hello aspirants, welcome to the channel, your UPSC note. I hope you all are doing great. Today I've got this history topic, economic critique. लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, दिस इज़ इन कंटिन्यूएशन विद दैट. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था आईएनसी फाउंड क्यों हुआ, उसके पर्पस क्या थे, रीजंस क्या थे, ऑब्जेक्टिव क्या थे, उन्होंने क्या पॉलिसीज़ अडॉप्ट की. तो उसमें एक जो पॉलिसीज़ थी, इकोनॉमिक क्रिटिक भी थी. आईएनसी की एक पॉलिसी थी इकोनॉमिक क्रिटिक. तो इट वाज अ बिट बिगर टॉपिक, तो मैंने उसमें एक्सप्लेन नहीं किया था. नाउ इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज़ इकोनॉमिक क्रिटिक. तो इकोनॉमिक क्रिटिक में आईएनसी ने बहुत सारी थियोरी अडॉप्ट की, या जो रियलिटी थी, द फैक्टर्स, डिफरेंट पैरामीटर्स यूज़ किए प्रूव करने के लिए कि हाउ द ब्रिटिशर्स आर लूटिंग इंडियंस. सो दैट इज़ द क्रक्स ऑफ द इकोनॉमिक क्रिटिक थियोरी. तो पहला क्या था, सो हियर आई हैव गॉट this 4 theories for you. For economic critique इतना काफ़ी होता है, so आप इतना if you write this much in the mains, that will be sufficient. So first let's see the first point, the drain well theory. This was given by Dadabhai Naoroji. So Dadabhai gave the drain of wealth theory. इसमें उन्होंने क्या किया, he highlighted in this the following things. What he highlighted, the expenditure incurred by Secretary of State after 1857 charged on Indian Exchequer. ये हाईलाइट किया. ये आपसे ना मेंस में पूछेगा और ऑप्शंस देगा कि क्या जो अपार्ट फ्रॉम द मेंस एग्जाम, सॉरी प्रीलिम्स में पूछेगा और ऑप्शंस देगा कि वाज दिस द पार्ट ऑफ ड्रेन वेल थ्योरी, या कोई और हेडिंग दे देगा कि उसका पार्ट है. देन यू विल गेट कंफ्यूज, सो प्लीज़ सी केयरफुली. तो एक्सपेंडिचर कब, 1857 का जब रिवोल्ट हुआ उसके बाद जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के एक्सपेंडिचर थे वो इंडियन एक्सचेकर पे चार्ज होने लगे. ये उन्होंने रेज किया, विच वॉज रॉन्ग, क्योंकि इंडियन एक्सचेकर क्यों देगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के एक्सपेंडिचर, वो सिर्फ ब्रिटिशर्स को देना चाहिए. तो दे रेज दिस इशू. एंड देन सिविल एंड मिलिट्री चार्जेस वॉज ऑल्सो चार्ज्ड ऑन इंडियन. तो दिस वॉज ऑल्सो दे रेज द पॉइंट. और इंटरेस्ट पेड ऑन फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, जो फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो रही थी, तो उसको जो उस पर इंटरेस्ट पेड होता था वो भी इंडियन एक्सचेकर से होता था. दिस ऑल्सो दे रेज द पॉइंट. एंड देन गिफ्ट रिसीव्ड बाई सिविल सर्विसेज, दिस जो गिफ्ट रिसीव्ड बाई सिविल सर्वेंट्स, वो भी इंडियन का. भाई गिफ्ट दे रहे हो आप, अपने पैसे से दो ना. इफ़ यू फील कि आपके कोई सिविल सर्वेंट हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, यू वांट टू गिव देम समथिंग, यू वांट टू गिव देम प्राइजेस, अवार्ड, व्हाटएवर, आप अपने ब्रिटिश फंड से दीजिए, इंडियन के फंड से नहीं दीजिए. बट देन दे वर गिवन फ्रॉम द इंडियन एक्सचेकर. तो ये भी इकोनॉमिक क्रिटिक, ड्रेन ऑफ वेल्थ. इस तरह से क्या हो रहा है, हमारी सारा जो वेल्थ है वो फॉरेन में जा रहा है. इंडिया का जो वेल्थ है, वो हम बोलते हैं ना सोने की चिड़िया पहले थी, फिर हमारा सारा पैसा ले गए, तो वो वेल्थ है वो फॉरेन में, मतलब ब्रिटेन में जा रहा है. दिस होल अमाउंट कंट्रीब्यूटेड टू अराउंड 30 to 40 करोड़ पर एनम फ्रॉम 1883 to 1892. तो ये उन्होंने डिटेल्स दिया. पहले क्या था, आप सोचेंगे इसको इस तरह बोलने का या ये थ्योरी देने का क्या मतलब ये था, इट वॉज हाईलाइटेड, मासेस नो, द इंटेलिजेंशिया विल नाउ नो कि व्हाट इज हैपनिंग रियलिटी. अदरवाइज हो रहा था बट नोबडी न्यू. So that was to make people aware, to make Britishers aware that we know what you're doing with us and with our hard earned money. जो हमारा भारत का पैसा है उसके साथ आप क्या कर रहे हो हमें पता है. that was in that way, this was very important theory, drain of wealth theory given by Dadabhai Naoroji. Now let's see the next economic critique. Now the tariff. अब tariff में क्या हो रहा था, unfavorable trade barriers for Indian traders and merchants which made our product non-competitive in the global market. अब इंडियन जो ट्रेडर्स थे, मर्चेंट थे, उनके लिए ऐसा ट्रेड बैरियर्स बना दिया गया, ऐसी टैरिफ्स पॉलिसीज़ लाई गई जो कि हमारे प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो गए और वो इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट करने के लायक ही नहीं रहे. फिर तो ब्रिटिश का ही प्रोडक्ट यूज़ होगा, वो हमारा रॉ मटेरियल ले जाएंगे, फिनिश गुड बनाएंगे, अपने ही प्रोडक्ट. तो ये भी हाईलाइट किया गया कि वाई यू यूजिंग अनफेवरेबल ट्रेड बैरियर्स फॉर इंडियन. अभी तो WTO है, बट स्टिल some countries use it on a very in a very implicit way.
सो ये भी हाईलाइट हुआ. एंड देन ब्रिटिशर्स रिड्यूस्ड इंडियन टू एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि जब हमारा माल कहीं बिकेगा ही नहीं, कंपटीशन के लायक ही नहीं रहा बिकॉज ऑफ इट्स एक्सपेंसिवनेस, तो क्या होगा, हम फिर बनाएंगे नहीं और हमारा जो रॉ मटेरियल ले जाके वो फिनिश्ड गुड बना के हाई प्रॉफिट मार्जिन पे दे वर अर्निंग गुड मनी. तो दिस वाज आल्सो हाईलाइटेड in the by the INC in their economic critique policy जो थी उसमें, तो हाईलाइट किया गया. एंड देन रेलवेज, इंडियंस पेड फॉर रेलवेज इन्वेस्टमेंट बट इट वाज फंक्शनिंग एज अ टूल ऑफ colonialism. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब जो भी रेलवे था उसका पैसा कहाँ से जा रहा था, इंडियन एक्सचेकर से दे रहा था. रेलवेज को बिल्ड करने के लिए, उसकी रॉ मटेरियल के लिए, उसको एक्सपैंड करने के लिए, हर सारा पैसा रेलवे का इंडिया से, उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो इंडियंस कर रहे थे. इंडिया का पैसा था, बट उसको यूज़ किस लिए, हमें तो यूज़ करने का परमिशन नहीं, यूज़ हो रहा था हमारी ही कंट्री को कॉलोनाइज करने के लिए, हमारे रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, हमारे जो प्रोटेस्ट है उसको क्रश करने के लिए. तो इट वाज यूज एज अ colonial machine, a colonial tool. Railway was used by the Britishers. So this was also highlighted by the Indian National Congress under their economic critique policy. Now let's see the next. Now let us see Factories Act. The next under the policy of economic critique by Indian National Congress, next day the parameter they used the Factories Act 1881. तो 1881 Factories Act में क्या था, बच्चे जो हैं वो 9 घंटे तक, maximum 9 hours तक daily work for children, and children below 9 years of age not to be employed, 4 days of holidays per month for children. This all was mentioned in the Factories Act 1881. And then came the Factories Act 1891. What was there in the Factories Act 1891? Number of hours for children reduced to 7 hours. बच्चों को एम्प्लॉय किया जा रहा था. एज ऑफ चिल्ड्रन टू बी एम्प्लॉयड ऑल्सो रिड्यूस टू 7. 1881 में जो था कि चिल्ड्रन जो बिलो 9 ईयर्स ऑफ एज हैं उनको हम एम्प्लॉय नहीं करेंगे. यहाँ पे आवर्स कम कर दिया, 9 घंटे के बजाय 7 घंटे काम करेंगे, बट उनकी एज अब 7 साल के बच्चों को भी 7 years of age children they can work in factories. That is very condemnable. Working hours for women restricted to 11 hours. 1 weekly holiday for everyone and proper fencing of machinery. और हफ्ते में एक दिन सबको हॉलीडे दिया गया और प्रॉपर फेंसिंग ऑफ मशीनरी. ये फैक्ट्रीज एक्ट 1991 में एप्लीकेबल किया गया. सो दीज फैक्ट्री वर्क्स, so these factory acts जो लाए गए थे by Britishers, they were not applicable to the British plantations where majority of workers work. जहाँ जो ब्रिटिश प्लांटेशन था, मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स तो इंडियन ही थे जो वहाँ काम करते थे, वहाँ पे ये फैक्ट्रीज एक्ट एप्लीकेबल नहीं था. ये सिर्फ इसको इनैक्ट किया गया था कि इंडियन जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको टारगेट करने के लिए. दीज फैक्ट्री एक्ट्स वर एप्लीकेबल फॉर इंडियन इंडस्ट्रीज ओनली. सो बाल गंगाधर ने इसको अपोज किया. सो दीज वर द, एज वी हैव सीन, दीज वर द पॉलिसी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. ये हाईलाइट किया अंडर देयर इकोनॉमिक क्रिटिक पॉलिसीज. तो अर्ली INC, तो कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हैं, अर्ली INC लीडर्स took up the challenge of exposing British rule through economic critique. Dada Bhai Naroji, R.C. Dutt, M.G. Narade, and then M.G. Ranade and B. Subramaniam Iyer. These were the people who were actively, they took part in economic critique of British under the इंडियन नेशनल कांग्रेस पॉलिसी. दे क्रिटिसाइज. तो उन्होंने ये चैलेंज लिया क्योंकि आप कोई भी एसोसिएशन स्टैब्लिश हुई है इस सर्कमस्टांसेस में, वो पहले ही दिन से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट नहीं चला सकती. पहले तो जनता को बताना होगा और खुद जो रूलर है, जो एट्रॉसिटीज़, उसको बताना होगा कि हम अवेयर हैं. जनता को अवेयर करना पड़ेगा, भाई ये सारी गलत चीज़ें तुम्हारे साथ हो रही हैं. तो पहले उन्होंने स्लोली इकोनॉमिक क्रिटिक से स्टार्ट किया. दे बिल्ड अप द ट्रस्ट ऑफ द मासेस, दे brought the awareness among the masses, and then slowly turned into the Quit India movement, and then we got the independence. The journey was long and hard. So this is all for today's video.
I request you all to please like, share, and subscribe this channel. This will really mean a lot. See you in the next video with the next topic. Bye bye. I love you all.